नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप लोगों का डॉक्टर रुपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि बिना ऑपरेशन के आपके बच्चे यानी कि गांठ कैसे ठीक हो सकती है। वो कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इस समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं। इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए जांचें क्या कराई जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग इस समस्या को ठीक से समझ पाएँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यूट्राइन फाइब्रॉइड को लियोमायोमास, यूट्राइन मायोमा और हिंदी में बच्चे यानी कि गांठ, गर्भाशय की गांठ या रसोली कहते हैं। ये बच्चे यानी कि साधारण गठान होती है और ये नॉर्मली बिनाइन होती हैं, यानी कि इसमें कैंसर डेवलप नहीं होता है। इसलिए अगर आपको ये गांठ है तो घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में इसमें कैंसर हो सकता है और इसके चांस बहुत कम होते हैं। लगभग 25% केस में महिलाओं में बच्चे यानी में गांठ पाई जाती है, यानी कि 4 में से 1 महिला को फाइब्रॉइड मिलता है। ये फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज में होता है, यानी कि 15 से 45 साल के बीच में महिलाओं में ये गांठें मिलती हैं। जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उस एज से लेकर जब पीरियड आने बंद हो जाते हैं तो उस एज तक यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांस होते हैं, और 30 से 40 साल के बीच में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अगर इन गांठों के साइज की बात करें तो ये कुछ मिलीमीटर से लेकर यानी कि मटर के दाने से भी छोटी हो सकती हैं, और या फिर तरबूज के आकार के बराबर भी हो सकती हैं। अगर आपके फाइब्रॉइड है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसके कारण सिम्टम आए। कई बड़े फाइब्रॉइड के कारण भी सही में कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, और कई बार छोटे छोटे फाइब्रॉइड के कारण भी सिम्टम आने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके फाइब्रॉइड की लोकेशन यूट्रस में किस जगह है, जिसके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। फाइब्रॉइड अगर छोटे हैं तो उनसे बच्चे आने की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार ये फाइब्रॉइड इतने बड़े हो जाते हैं कि इसके कारण यूट्रस का साइज और शेप बिगड़ जाता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कितने प्रकार का होता है। अगर पहले टाइप की बात करें तो वो है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड यूट्रस की अंदरूनी लेयर में होता है, और इन फाइब्रॉइड का साइज कम होने पे भी ये सिम्टम कॉज करते हैं, और जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग और पीरियड के समय दर्द महसूस होता है। अगला टाइप होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड यूट्रस की दीवार पे होता है, और इसके कारण यूट्रस या बच्चे यानी फूल जाती है। इसके कारण भी ब्लीडिंग और दर्द होता है। अगला टाइप होता है सबसीरोसल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड यूट्रस की बाहरी दीवार पे होते हैं, और इनका साइज बढ़ने पर यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और सिम्टम आने लगते हैं। अगला टाइप होता है पेंडिकुलेटेड फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड एक डंठल जैसी ग्रोथ से यूट्रस यानी बच्चे यानी की दीवार से जुड़े होते हैं, और ये यूट्रस की बाहरी दीवार पे भी हो सकते हैं और अंदर की दीवार पे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेन टाइप यूट्राइन फाइब्रॉइड के होते हैं। दोस्तों, आप यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के कारण और रिस्क फैक्टर को जान लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है हार्मोन्स। फाइब्रॉइड हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फाइब्रॉइड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला कारण होता है एज। यूट्राइन फाइब्रॉइड रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, और खासकर 30 साल से 40 साल के बीच में इनकी होने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसा देखा गया कि अगर किसी महिला में फाइब्रॉइड है और वो फाइब्रॉइड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मेनोपॉज की एज यानी कि 45 साल की एज के बाद ये अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, और इस एज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये हार्मोन्स फाइब्रॉइड को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। अगला कारण होता है जेनेटिक्स या आनुवंशिक। अगर किसी महिला की माँ, नानी या बड़ी बहनों में से किसी को ये समस्या रह चुकी है तो उस महिला में भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांस हो सकते हैं। अगला कारण होता है मोटापा या ज़्यादा वजन होना। अगर किसी महिला का वजन ज़्यादा है और वो मोटी है तो औरों के मुकाबले उनमें बच्चे आने की गांठ होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ में जो महिलाएं ऑयली, फैटी, जंक फूड खाती हैं तो उनमें भी फाइब्रॉइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो महिलाएं सिगरेट पीती हैं या अल्कोहल लेती हैं तो उनमें भी फाइब्रॉइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी डेली लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखें। इसके लिए सोने और जागने का टाइम ठीक रखें। रात में टाइम से सोएं
और मॉर्निंग में टाइम से जागें। सुबह उठकर एक्सरसाइज या योगा जरूर करें, जिससे कि आपका बॉडी फैट और बॉडी वेट दोनों कंट्रोल में रहे। बैलेंस डाइट लें, जिसमें कि फाइबर रिच फूड शामिल हों। ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या जंक फूड ना खाएं। अगर आप सिगरेट या शराब पीती हैं तो इसको बंद कर दें। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी बच्चे आने की गांठ की समस्या रही है तो आप लोग अपने सिम्टम को जरूर पहचानें और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये गांठें नॉर्मली सिंपल होती हैं और इनकी वजह से सिम्टम तो आ सकते हैं, लेकिन कैंसर होने के चांस ना के बराबर होते हैं। यूरोटाइन फाइब्रॉइड के लक्षणों को जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार इनके कारण कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं, क्योंकि सिम्टम पूरी तरीके से इनके साइज और लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर फाइब्रॉइड बच्चे यानी कि बाहर है और वह कई सेंटीमीटर का भी हो गया है तो उसके कारण कोई सिम्टम नहीं आते हैं, क्योंकि ये फाइब्रॉइड बच्चे यानी कि बाहरी दीवार पे होते हैं। लेकिन कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड भी सिम्टम क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि ये बच्चे यानी कि अंदरूनी लेयर में होते हैं, जो कि सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहलाते हैं। इनके कारण महिलाओं में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर सिम्टम की बात करें तो सबसे मेन सिम्टम होता है कि पीरियड के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होना, और ये ब्लीडिंग लंबे समय तक भी चल सकती है। पीरियड के समय पेट के निचले हिस्से में और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। कई बार 2 पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिलती है। अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन बच्चेदानी में आगे की ओर है और फाइब्रॉइड साइज में बढ़ रहा है तो उसके कारण यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और इसके कारण आपको बार बार पेशाब लगना, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब करने में तकलीफ होने की समस्या भी हो सकती है। और अगर ये फाइब्रॉइड पीछे की तरफ है और साइज में बड़ा है तो इसके कारण हाथों या रेक्टल रीजन पे भी प्रेशर हो सकता है, जिसके कारण मौसम पास करते समय दिक्कत आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर कुछ केस में बार बार लेटरिन जाने की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके साथ में पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होने के कारण एनीमिया या खून की कमी भी होती है। इंटरकोर्स के समय दर्द महसूस होता है। जब फाइब्रॉइड का साइज बढ़ जाता है तो पेट फूलना और पेट बढ़ने की समस्या भी देखने को मिलती है। कंसीव करने या गर्भधारण करने में भी समस्या होती है, और कई बार देखा गया है कि अगर किसी को गर्भधारण हो भी जाता है तो कुछ समय बाद मिसकैरेज या गर्भपात हो जाता है। तो ये कुछ मेन लक्षण बच्चे आने की गांठ के कारण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फाइब्रॉइड नॉर्मली अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई दे जाती हैं, और इसके लिए डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी से ही कंफर्म कर लेते हैं कि गांठें कितनी हैं और कितनी बड़ी हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको कि टीवीएस सोनोग्राफी कहते हैं, करवाई जाती है, जिसमें कि एक डिवाइस से पेशेंट की वेजाइना के थ्रू बच्चे आने के पास जाकर फाइब्रॉइड की इमेजेस ली जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, जिसके कारण डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। अगर ये फाइब्रॉइड साइज में ज़्यादा बढ़ गए हों और इसके कारण आसपास के ऑर्गन भी इफेक्ट हो रहे हों, या इसके कारण उन ऑर्गन पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हो, या फिर अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड की प्रॉपर लोकेशन कंफर्म नहीं हो पा रही हो, तो कुछ केस में एमआरआई भी कराने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बच्चे आने की गांठ की समस्या में क्योंकि ब्लड लॉस मेंसेस के थ्रू काफ़ी होता है, तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, जिसमें कि पेशेंट के एनीमिया की समस्या का पता लग सके। और अगर हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा कम हो गया हो तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सलाह भी दी जा सकती है। दोस्तों, अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या डिटेक्ट हो गई हो तो उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, और अपना ट्रीटमेंट अपने पास के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से शुरू करवा लेना चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड के अधिकतर केस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बच्चे आने की गांठ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने से आप लोग ऑपरेशन से पूरी तरीके से बच सकते हैं। होम्योपैथी में यूट्राइन फाइब्रॉइड की कई अच्छी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पे ही लें। दोस्तों, पहली मेडिसिन का नाम है फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू। ये मेडिसिन यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू की 10-10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है थैलेस्पी बर्सा क्यू। ये मेडिसिन यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में हैवी ब्लीडिंग होने पे और लंबे समय तक होने पे दी जाती है, और अगर पीरियड बार बार आए तो ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो ऐसे केस में थैलेस्पी बर्सा क्यू की 10-10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये मेडिसिन हर तरीके की गांठ के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है, और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज छोटा होने लगता है
और धीरे करके फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है। ये मेडिसिन बड़े और हार्ड फाइब्रॉइड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैल्केफ्लोर 6S की 4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है थूजा 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन हर तरीके की ओवरग्रोथ के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है, क्योंकि बच्चे आने की गांठ एक तरीके से ओवरग्रोथ होती है, तो ये मेडिसिन यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन हैवी और फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग में काफ़ी इफेक्टिव रहती है और इसके साथ में पेशेंट में पीरियड के समय होने वाले अनबेरेबल पेन को भी कम करने में सहायक होती है। तो कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में पेशेंट को 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं जो कि यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती हैं जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपके साइन और सिम्टम के आधार पर सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यूटेराइन फाइब्रॉइड या बच्चे आने की गांठ पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।